साधना ज्यादा बेहतर मानते हैं क्योंकि वो आसान होता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब हम लोग से मिलने भी आते हैं वो बोलते नहीं नहीं हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज जो सबसे बेसिक चीज है कि व्यक्ति के अंदर स्वीकारते नहीं है कि हमें कोई ना कोई समस्या है। इस तरह का अवसर जैसे मानसिक स्वास्थ्य दिवस है या विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, वो हम लोगों को एक प्रेरणा देता है, एक अवसर देता है उस विषय के ऊपर बात करने के ऊपर जिससे हम लोग बात करने से बचते हैं, बात करने से भागते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। और अपने लिए ही नहीं बट इवन किसी और व्यक्ति के साथ भी हो रहा हो या घर में हो रहा हो, आस पड़ोस में हो रहा हो, तो या तो मजाक का विषय बन जाता है या तो लोग ऐसे करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए या ये गलत है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो हम लोगों को अवसर देता है इस विषय पे डिस्कशन करने का। तो आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर है। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर जो हमारा आज का विषय है वो ये है कि जो एक सामान्य समस्याएं हैं जो हम डे टू डे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का समाधान निकालना, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना कैसे संभव है। अगर हम या हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति वैसी समस्या से गुजर रहा है तो उस समस्या से हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, ये एक मेन हमारा मुद्दा है। इसीलिए इस बार हम लोग योग और मेडिटेशन के साथ हमारे साथ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सुवर्णा शर्मा मैम, जो जिन्होंने एमबीए किया है आईटीएम मुंबई से। उसके बाद इतने वर्षों की कॉर्पोरेट लाइफ, बैंकिंग इंडस्ट्री में सारा स्ट्रेस, सारा वर्क, आसपास लोग किस तरह से स्ट्रेस देखते हैं वो सब देख करके उन्होंने साइकोलॉजी में अपना करियर परस्यू किया, मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, और अभी वो पीएचडी स्कॉलर हैं एरा यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो उनका भी आज हम लोगों ने सहयोग मांगा, उनसे रिक्वेस्ट किया और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये देखने के लिए कि साइकोलॉजी क्या बोलती है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और उसके बाद फिर योग और ध्यान का क्या दृष्टिकोण है। तो आज का जो सेशन है लगभग हमारा 45 मिनट्स का होगा, कोशिश करके 6 बजे तक उसको रैप अप करेंगे। पहले 10-15 मिनट सुवर्णा मैम अपना परिचय और अपना विषय के ऊपर बताएंगी कि कौन सी कॉमन मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, नींद ना आना इत्यादि, और उनका क्या समाधान हो सकता है। उसके बाद हम आपको योग और ध्यान के थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बताएंगे। प्रैक्टिकल में तो आप सब काफी लोग जुड़े हुए हैं, योग करने भी आते हैं, ध्यान करने भी आते हैं, बट योग के शास्त्र में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, और साथ में हम उसको फिर आगे बांधेंगे। तो आइए रिक्वेस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं सुवर्णा मैम का, वो आकर के अपना परिचय दें और अपना सेशन दें। थैंक यू सोमल जी, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि सबके साथ में जुड़ सकूं, और जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, उसके बारे में कुछ हम लोग आपस में चर्चा कर सकें। जैसे आपने बताया है कि ये इंटरैक्टिव सेशन है, तो एक तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं अगर आप कहीं और पे भी हैं, अब जितने लोग आप वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन करिए, क्योंकि तभी इस वेबिनार का जो हमारा उद्देश्य है एक दूसरे से बात करके सीखना जानना, वो संभव हो पाएगा। मेरा नाम सुवर्णा शर्मा है, जैसे सोमल जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। मुझे 16 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, टीम लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। टीम लीडरशिप करते करते मैंने जाना कि हर एक व्यक्ति बहुत अलग अलग होता है और उसके व्यवहार में बहुत अलग चीजें आती हैं, वो बहुत सारी चीजों को बहुत अलग तरह से अनुभव करता है। ये जानते हुए मेरी रुचि बढ़ी कि कैसे मैं एक व्यक्ति में कुछ अलग चीजों को जानते हुए कैसे उसका एक ऑप्टिमम यूज, उसके व्यवहार का, उसकी जानकारी का, उसकी एजुकेशन का, कैसे मैं ऑप्टिमम यूज कर सकती हूँ बीइंग अ टीम लीडर। ऐसे करते हुए मेरी रुचि साइकोलॉजी की तरफ जुड़ी, और हालांकि मैं एमबीए थी, मैंने दोबारा पीजी किया, मास्टर्स किया आपका साइकोलॉजी में, और इस समय मैं एरा यूनिवर्सिटी, आप सबने शायद नाम सुना होगा, लखनऊ में बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैं अपनी पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी में परस्यू कर रही हूँ। मैं अपनी काउंसलिंग भी करती हूँ मेरे अपने क्लिनिक से, और सभी लोगों का मतलब जैसे मेंटल हेल्थ अगर कहें आप, तो एक आम धारणा होती है कि अगर कोई मुझे डिसऑर्डर है या मुझे कोई समस्या है बहुत गंभीर,
तभी मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। मेरे पास हर जेंडर के लोग, चाहे मेल फीमेल, इवन बच्चे, एडोलेसेंट्स, आजकल एडोलेसेंट्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो सब लोग आते हैं अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को लेके, डे टू डे समस्याओं को लेके, उलझाव होता है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं, लाइफस्टाइल है, बहुत तरीके के स्ट्रेस डिफरेंट हो गए हैं, जो हमारे माँ बाप के होते थे या हमारे दादा दादी के होते थे, उसके मुकाबले आज का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, परिवेश बिल्कुल अलग है। तो उस चीज को नजर रखते हुए मैं कहीं उनको हेल्प कर पाती हूँ, कुछ चीजें बता पाती हूँ, जिससे वो अपनी लाइफ को कुछ बेहतर बना सके। तो आज के सेशन में तो हम ये सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकते, बट क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था कल और उसको हम मार्क कर रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस की तरह कुछ आम समस्याओं को डिस्कस करते हुए कोशिश करूंगी कि उनको कवर अप करें। कैसे आप हेल्प ले सकते हैं, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या कौन लोग ले सकते हैं, इस सारे चीजों पे एक हम जनरल बात करेंगे पहले, और फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वो बाद में हम लोग ले सकते हैं। सोमल जी, क्या आप पीपीटी शेयर करेंगे या हम जो आप कर सकती हैं, डायरेक्टली वो डाउनलोड नहीं होगा। ओके, आई विल ट्राई। क्या आप सभी को दिख पा रहा है? यस, सभी को दिख पा रहा है? यस, मुझे दिख रहा है। ओके, एक मिनट। ओके, तो जैसे हमने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एक मिनट दीजिएगा मुझे, स्क्रीन में कुछ mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you are going. ये किसी ने कहा है। तो mental health जो है ये एक प्रोसेस है पूरा, ये एक जर्नी है, ये सतत प्रयास है। ऐसा नहीं है कि आज हमने मेंटल हेल्थ डे मना लिया, आज हमने कुछ चीजें सीख ली, जान ली, उसके बाद ये खत्म हो गया, नहीं। ये जैसे हम लोग रोज अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजें करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, डेली एक्टिविटी रूटीन करते हैं, आप में से कुछ लोग योगा से जुड़े हुए हैं, वो करते हैं। उसी तरीके से हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए हम लोग को सतत प्रयास करना चाहिए, लगातार कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे हम ठीक रहें। कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए हमको। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के लिए हो। अब हम लोग कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं बहुत जल्दी से, जो हम आम भाषा में यूज करते हैं, बट इसका जो गहराई है या हम इससे क्या समझ रहे हैं वो हम नहीं जान पाते हैं। तो इसको एक क्विक इस पे एक आई देंगे। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग। इट इफेक्ट्स हाउ वी थिंक, वी एक्ट एंड वी फील। हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं हम, और उसके मुताबिक हम क्या बिहेवियर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डे टू डे स्ट्रेस को रिलेट करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, ये हमें हेल्प करता है हमारे डेली डिसीजंस में। और मेंटल वेलबींग का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल वेलबींग अक्सर आजकल ये टर्मिनोलॉजी आपको न्यूज़पेपर्स और हर जगह दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक बैलेंस करना। हम सर्कमस्टेंसेस बदल नहीं सकते, हम अपना जो हमारा इन्वायरमेंट दिया गया या जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। रिजिलियंस,
रेजिलियंस ये बताता है हमें कि हमारे जीवन में हर चीज तो सक्सेस नहीं होती, हर चीज तो एक जैसा, हर दिन तो एक जैसा नहीं होता। पहले नहीं बता सकते। तो क्या हम उस पे वापस आ सकते हैं? क्या अगर आज हम हार गए तो क्या हम उस पे वापस काम कर सकते हैं, या हम कुछ और कर सकते हैं? दूसरा है सेंस ऑफ पर्पस। सेंस ऑफ पर्पस ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है कि आपके जीवन का आज की डेट में उद्देश्य क्या है। जब हम बच्चे थे तो हमारा पढ़ना उद्देश्य था, हमें अच्छे मार्क्स लाने थे। उससे बड़े हुए हमें करियर लेना था, उससे बड़े हुए शायद हमें गृहस्थ जीवन में जाना था, बच्चे करने थे, बच्चे देखने था। आज हम अगर वृद्ध हो गए हैं या हम उस तरफ जा रहे हैं तो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? ऐसे समय में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि लोग रिग्रेट और गिल्ट में जाते हैं जब वो वृद्ध अवस्था में जा रहे होते हैं। सिमिलरली हर अवस्था की अपनी एक चैलेंज होता है और हर किसी के साथ होता है, कोई भी नहीं छूटा है इससे। तो इन समस्याओं पे या इन पड़ाव पे हम अपने जीवन को कितने बैलेंस रूप से, कितना बाउंस बैक करके, जिसे हम रेजिलियंस कह रहे हैं, और कितने पर्पस के साथ जी रहे हैं, यही हमें मेंटल वेलबींग बताता है। इमोशनल मेंटल वेलबींग जो है वो तीनों का एक मिश्रण है, जिसे हम इमोशनल वेलबींग कहते हैं। कि क्या हम अपने इमोशंस को जानते हैं, क्या हम उन्हें रेगुलेट करना जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ गुस्सा आ रहा है तो मुझे रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है। साइकोलॉजिकल वेलबींग, मैं अपने आप को कितना जानती हूँ, और जानती हूँ तो कितना अपनी गलतियों को और अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर पाती हूँ, कितना मैं उस पर रोज काम कर सकती हूँ, ये बताता है साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा है सोशल वेलबींग। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे सोसाइटी से हटता जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमी आती जा रही है। वो है क्वालिटी रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटी बिलोंगिंग। न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रह रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस वालों को नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है, बट हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ? उनको हम स्पेंड भी कर रहे हैं तो हम उनको जानते कितना है? क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग? तो इसमें हम वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ से हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये जो हमने कहा, ये तो आपको समस्याएं लगी होंगी कि ये तो नए जमाने की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो हम मेंटल वेल बीइंग या मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? हम किसी भी उस व्यक्ति को मेंटली हेल्दी या उसके वेलबींग अच्छी है तब कहते हैं जब वो अपनी डे टू डे मेंटल एक्टिविटी, जैसे याद करना, जोड़ना, घटाना, खरीदना, बेचना, अपने काम पे जाना, ये सब अच्छे से कर पाता है, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होती। हम उसे तब भी मेंटली हेल्दी कहते हैं जब उसके रिलेशंस, उसके अपनों के साथ, उसके कोलीग्स के साथ जहां वो काम करता है, उसके कार्यकर्ता के साथ, उसके आस पड़ोस के साथ, उन सब के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप्स उनके मेंटेन होते हैं। उसका एडजस्टमेंट अपने इन्वायरमेंट, अपनी सोसाइटी में बेहतर होता है। वो पर्सन मेंटली हेल्दीली होता है। वो अपने रोजमर्रा के काम फंक्शनली, प्रोडक्टिवली, मतलब अच्छे से जैसे वो करना चाहता है, अगर उसके जीवन का कुछ गोल है, कुछ अचीवमेंट है, कहीं नौकरी करना जाना चाहता है, जाता है, या नौकरी कर रहा है, या पढ़ाता है, तो वो अच्छे से कर पा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है हमारे जीवन में, अगर कुछ कांस्टेंट है वो है चेंज। तो वो कितने अच्छे से अपने जीवन के चेंज को अडेप्ट कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है। कहीं वो घबराता तो नहीं है, कहीं वो उन चीजों को जल्दी से छोड़ तो नहीं देता। अक्सर हम देखते हैं बच्चों को एग्जाम्स टाइम में बहुत एंशियसनेस होती है और उनको, हम लोगों को बहुत सारी हेल्पलाइंस चलती है, उनको बात करनी पड़ती है। मोदी जी ने भी हाल ही में बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में उनसे बात करी। तो ये क्या है? ये चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस। जैसे मैंने जिन आश्रमों की बात करी कि हम जीवन के कुछ पड़ाव में पड़ते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए नए चैलेंजेस नए नए परिवर्तन लाते हैं। शादी ब्याह, ये सब नए चैलेंजेस हैं, तो उनको हम कितने अच्छे से कोप अप कर पाते हैं। और हमारे पास क्या स्किल है, हमने अपने जीवन में क्या चीजें स्किल के रूप में उसको बढ़ाया है, उसको सीखा है, जिससे कि हम ये जीवन के स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ना कि खुद और दूसरों को भी गाइड कर पाते हैं। ये बताता है हमारी मेंटल वेलबींग को कि हम मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं।
जो फैक्टर्स हमारी मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं उनमें से कुछ हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं कि आप अपने आप को कैसे लेते हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, आपके जीवन में क्या मुश्किलें रही हैं। सोशल फैक्टर्स की सोशल जो पड़ाव हैं, जो माइलस्टोन्स हैं जीवन के, जैसे शादी हो गई, 10th हो गया, 12th हो गया, नौकरी हो गया, जो ये माइलस्टोन्स है वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहे हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, किसी का कोई अगर मान लीजिए उसमें काम कर रहा है जिसमें रात भर उसको कॉल सेंटर्स में जैसे रात भर उन्हें काम करना है, तो वो कितना ध्यान दे पा रहे हैं अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे, वो क्या क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, वो क्या खा पी रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो आते हैं। ये स्लाइड आपको अगर नहीं दिखाई दे रही हो बहुत अच्छे से तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कॉमन इश्यूज जैसे जो आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सब्सटेंस अब्यूज, किसी नशीले पदार्थ के लिए का सेवन करने से जो दिक्कतें आती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ज्यादा खाना कम खाना, इसकी टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजी में, सुसाइडल आइडिएशंस। ये कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, इनमें से 3-4 तो हम लगभग रोज ही सुनते हैं, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से रिलेटेड, एंड आजकल बहुत कॉमन है सब्सटेंस अब्यूज ऑल्सो। ज्यादातर जब भी कोई व्यक्ति किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आता है या आपके योगाश्रम में भी आता होगा तो वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता, वो सिम्टम्स की बात करता है। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं? विड्रॉल और आइसोलेशन, अपने को काट लेना सोसाइटी से, अपने लोगों से, कुछ ना बोलना, चुपचाप रहना, मूड स्विंग्स होना, मतलब बहुत सारे मूड में बहुत चेंजेस आना, खाने पीने सोने में रेगुलरिटी ना रहना, कम सोना। हमारे शरीर को 7 से 8 घंटे की बहुत जरूरत होती है, उसका बायोलॉजिकल रीजन भी है, वो ना कर पाना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, बहुत आम बात है आजकल, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा। एक स्टैब्लिश डॉक्टर हैं, बहुत लीडिंग डॉक्टर भी आए तो वो बोले कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज में। या एक बच्चा भी आया बहुत यंग एज का, जिसके पास पूरी दुनिया है, ओके मेरा कुछ मन नहीं लग रहा करने का। तो ये क्यों होता है? ये सब सिम्टम्स हैं। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग होपलेस, जिंदगी में कोई पर्पस ना लगना, ये सिम्टम्स हैं। जब कोई आपसे, कोई भी घर में व्यक्ति भी ऐसा कहता है और लगातार कह रहा है कि मेरा मन नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं आता, तो लगातार अगर कोई ये कह रहा है तो ये सीरियस लेने वाली चीजें हैं, जिन पे बात करके, जिनको किसी प्रोफेशनल को दिखा करके आप इसको अगर बहुत जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लें तो ये ठीक हो जाता है और एक बड़ी इलनेस या डिसऑर्डर का रूप नहीं लेता। अब हम इसको इम्प्रूव कैसे करें? मेंटल हेल्थ हो गया कि ये दिक्कत है, ये चीजें हैं, अब हम इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो इम्प्रूव करने की कुछ बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कनेक्ट विथ पीपल। एज अ ह्यूमन बीइंग आई नीड ह्यूमंस। मैं इंसान हूं, मुझे इंसान की जरूरत है। कितना भी AI आ जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जो बात करने में मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। अग्रीड और नॉट? थम्स अप दे सकते हैं अगर आप अग्री करते हैं तो। यस तो हमें जरूरत है, हमें लगता है अगले को कोई जरूरत नहीं है, हमें लगता है वो तो अपने में मग्न है, बट आप नहीं जानते, आप उसे एक अपॉर्चुनिटी देंगे, वो आपसे घंटों बात कर सकता है। ओके, सो कनेक्ट विथ पीपल, इंगेज फिजिकली। हम लोग लैपटॉप, मोबाइल और इतनी सिडेंटरी लाइफ के आदी हो गए हैं कि अगर आज की डेट में हमें एक छोटा काम भी करना पड़ता है या 1 किलोमीटर भी चलना पड़ता है या आधा किलोमीटर भी चलना पड़ता है तो वो हमें एक टास्क लगता है। फिजिकली इंगेज करिए, अपने आप को काम में इन्वॉल्व करिए, आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। जितना ये बॉडी एक मशीन है, जितना आप उसको यूज करेंगे, जितना आप अपनी ब्रेन को क्रिएटिवली यूज करेंगे। ब्रेन का क्या स्वभाव है? चलना। मन का क्या स्वभाव है? चलते रहना, कुछ सोचना, कुछ करना। तो उसको क्रिएटिवली करिए, उसको सही जगह पे करिए,
क्योंकि करेगा तो वो फिर भी, जैसे बच्चा शैतानी करता है वो करेगा तो फिर भी, तो क्यों नहीं उसे सही जगह पे करिए। फिजिकली इंगेज रहने से आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन्स, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस झेलने का, पेन झेलने का आपको ताकत देता है। तो इसका बायोलॉजिकल रीजन है, स्पिरिचुअल रीजन है, थियोरेटिकल रीजन है, साइकोलॉजिकल रीजन है, हर रीजन है कि आप फिजिकली अपने आप को कोई व्यायाम करके, कोई एक्टिविटी करके, दौड़ के, भाग के इंगेज करिए। लर्न न्यू स्किल्स, देयर इज नो एज टू लर्न एनीथिंग। नया कुछ जीवन में लाइए, नया सीखिए। क्या आप एक ही मूवी जब 5 साल के थे तब भी देख रहे थे पिक्चर, आज भी वही देख रहे हैं और कल भी वही देख सकते हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं या थम्स डाउन कर सकते हैं, थोड़ा इंटरैक्ट कीजिए तो थोड़ा मजा आएगा। नहीं कर सकते ना, नयापन चाहिए, हम सबको चाहिए। एक बच्चे को बहुत महंगा खिलौना दे दीजिए, क्या वो 10 दिन से ज्यादा उस खिलौने से खेल सकता है? तो हम सब भी बच्चे हैं, हमें भी कुछ नया चाहिए, कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है, तो वो खिलौना अपने आप को दीजिए। एक लिस्ट बनाइए, ये मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, एक लिस्ट बनाइए कुछ 5-10 चीजों की जो आप जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि सोशल माइलस्टोन्स थे या जॉब का प्रेशर है या जो भी है, वो बनाइए और धीरे धीरे देखिए कि कितना आप उसमें सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक्सेल नहीं करना है हमें, लेकिन क्या हम उसे करके एंजॉय कर पा रहे हैं? ये एक्टिविटी आप सब लोग करिए। कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी, ये हम बिल्कुल भूल गए हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम इंसान हैं और हमें कम्युनिटी में रहना पसंद है, हम क्यों नहीं जंगल में जाके रह रहे हैं दोबारा? वहां तो आपको एक घर के लिए लाखों या करोड़ों नहीं देने पड़ेंगे ना, आराम से कुटिया बना के रहिए, पूरा लैंड रहेगा, लेकिन आप कम्युनिटी में रह रहे हैं। सोचिए इस बारे में। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, आपको लोग पसंद हैं, आपको आसपास लोग दिखते हैं, राइट? तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि हम कम्युनिटी को कुछ दें, छोटा छोटा चीज कम्युनिटी में कुछ अरेंज करके, किसी के साथ मिल करके, अपनी बर्थडेज में किसी ओल्ड एज होम जा करके, किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी, या आप किसी फ्लैट्स में रहते हैं, उनसे कितने लोगों से आप मिल सकते हैं, किसी को कुछ कभी जरूरत है तो क्या आप दे सकते हैं अपना एक हेल्पिंग हैंड, उस तरीके से जुड़ने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप योगा से जुड़े हैं तो ध्यान भी आप लोग करते होंगे। उसी तरीके से माइंडफुलनेस एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि जो अभी हैं आप, इस वक्त, इस क्षण, उसको महसूस करिए, चाहे वो दुख हो, सुख हो, जो भी है, उस मोमेंट को महसूस करिए, क्योंकि ये मोमेंट नहीं रहने वाला। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो उसको महसूस करिए, उसको ध्यान लगाइए, ताकि आप उस मोमेंट में रहें और बाकी सबको भूल सकें। और ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये तरीके आ जाते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंटैक्ट रखें, क्योंकि जीवन में तो बहुत सारे दुख हैं। ऑफिस में क्या हुआ वो मैं अगर घर में लेके आऊं तो मेरा घर भी खराब होगा ना, मैं लोगों पे चिड़चिड़ाऊंगी या मैं गुस्सा करूंगी। तो माइंडफुलनेस मुझे सिखाता है कि कैसे मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ, ओके, सिचुएशन से, लोगों से। इस पे पूरा एक सेशन हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि समय कम है तो इतना ही बता पाऊंगी। फोकस ऑन इमोशनल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली यहाँ पे जितने मेन जुड़े हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि बहुत सारे इमोशंस हमें मेन को एक्सपीरियंस नहीं करने देते। जैसे कहते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, आप थक नहीं सकते, आप बर्नआउट नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। लेडीज कह पाती हैं, फिर भी उनको एक आउटलेट होता है, लेकिन आप लोगों के लिए सोसाइटी ने ऐसा कुछ बनाया जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई बार उसको खुद भी नहीं जान पाते। गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन किस बात पे? बॉस ने डांटा इसलिए, या बीवी ने चाय ठंडी दी इसलिए? यू नो, सो अपने इमोशंस को समझिए और अपने को अलाउ करिए उन इमोशंस को फील करने के लिए।
और फिर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल ना कतराएं किसी भी तरीके की प्रोफेशनल हेल्प को लेने के लिए। इसका तरीका होता है, दिस इज फॉर एवरीबडी, मेल फीमेल बच्चे जर्नलिंग कर सकते हैं आप। मैंने आज क्या फील किया, कैसा फील किया, क्या वो जस्टिफाइड था या नहीं था, उस तरीके की चीजों को हम ट्रेनिंग के माध्यम करते हैं। ओके, तो ये एक अलग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम सिखाते हैं कि आप अपने इमोशंस को कैसे सोचें, समझें, जान पाएं और उसका बेहतर यूज कर पाएं, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल हेल्थ एंड एक्सरसाइज। ये मैंने फिजिकली इंगेज होने में कवर अप किया कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकली स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो कि आपको एंड्योरेंस सिखाता है, आपके जीवन में जो छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं उनको झेलना सिखाता है, और आपके स्ट्रेस को कम करता है। आप में हैप्पीनेस, सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जिसको बढ़ाता है। तो किसी तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम, जैसे यहाँ तो हम लोग योगा के माध्यम से जुड़े हैं, तो योगा तो हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है। ये हमारे शरीर के लिए, पूरा फुल बॉडी माइंड के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। किसी तरीके से अपने आप को फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एक्सरसाइज में इंक्लूड करें। नेक्स्ट पॉइंट है परस्यू हॉबीज। ये तो हमें लगता है हम बड़े हो गए, ये क्या बोल रही हैं, हॉबीज क्या होता है, इसका टाइम किसके पास है, पैसा कमा लें, कुछ काम कर लें घर के, हॉबीज क्या होता है। यही हम थोड़ी गलती कर देते हैं। हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा है जो कुछ ना कुछ करना सीखना चाहता है, तो उसको मौका दें, अपनी हॉबीज को परस्यू करें, अपने जीवन के पर्पस को इन सब माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, और एक फुलफिलिंग, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी। माइंड हेल्दी होगा, मन खुश हो रहा होगा तो बॉडी भी हेल्दी फील करेगी, बॉडी हेल्दी होगी तो मन हेल्दी स्वयं फील करेगा। आप सबने सुना होगा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें बॉडी ठीक नहीं है तो आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है नेचुरली। अगर उसे जो है बिस्तर पे रहना पड़ रहा है या वो चल फिर नहीं पा रहा है तो वो इरिटेट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो बहुत स्ट्रेस में है, वो नहीं ले पा रहा प्रेशर, तो उसकी बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बैक एक, बॉडी एक, हेड एक। नहीं, आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, अनुभव किया होगा या सुना होगा, तो ऐसी चीजें हमें दिखने लगती हैं। तो आज का कंक्लूड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज मेरे हिसाब से हैं, वो है मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल टू ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोथ। Seeking help is a sign of strength, not a weakness. Let's prioritize well-being for ourselves, our communities. There is no health without mental health. अगर आप मानसिक रूप से खुश नहीं हैं, मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं हो सकता। इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। कभी आप उठते हैं और आपका मन अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि आपको काम पे जाना है या घर का काम करना है या कुछ ऐसा है, और आप अपने मन पसंद का कोई कपड़ा किसी कलर का पहनते हैं, और तुरंत आपका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और आपको लगता है आज तो मैं कल के बजाय आज ज्यादा अच्छा काम कर पाया या कर पाई। कभी अनुभव किया है ऐसा? कुछ लोग यस कह रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। तो ये इसका प्रमाण है कि जब हम मानसिक रूप से खुश होते हैं तो हम स्वस्थ फील करते हैं फिजिकली, और अगर हम फिजिकली फील फिट होते हैं तो हम मानसिक रूप से ऑटोमेटिकली क्षमता रखते हैं कि हम अपने आप के, अपने चैलेंजेस को, अपने स्ट्रेस को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का यही है हमारा कि उद्देश्य यही है कि आप लोगों को बताना कि जितना स्वस्थ शरीर को रखना है वो तो बहुत ही जरूरी है, उतना ही स्वस्थ अपने मानसिक स्तर को, मेंटल वेलबींग को रखना है। और आज की डेट में इसके बारे में चर्चा करना, इसके लिए हेल्प लेना, ना कोई टैबू है, ना कोई ऐसा ही चीज है जिसको छुपा के किया जाए। हम सब में, आप अगर देखेंगे, हम सब में कुछ कुछ चीजें मौजूद होंगी, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर या ऐसी कई चीजें आपको दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बचा होगा। तो इसके लिए फील फ्री करें, और अपने, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या लगातार महसूस होती है तो आप किसी प्रोफेशनल से
संपर्क करें। और अपने बारे में एंड में बस ये कहना चाहूँगी कि मैं हर तरीके के मेंटल इश्यूज़ को डील करती हूँ, हर जेंडर को और हर एज ग्रुप को डील करती हूँ। और साथ में आपके जो भी मानसिक समस्याएँ जो रहती हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, इस तरह की जो भी आपकी चीज़ें रहती हैं, उनमें अगर आप कभी कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो आप इनके योगाश्रम के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बाकी लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप लोग कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक हम अपना प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड में मैम उनको एक साथ आंसर कर देंगी। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, जिससे आप में से अधिकतर लोग काफी हद तक जुड़े हुए हैं। जो योग का एस्पेक्ट है योग के माध्यम में, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की, तो मेडिटेशन हम करते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है योग का। लेकिन अब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस में हम लोग पहले समझना चाहते हैं कि योग और स्ट्रेस का क्या संबंध है और क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग के सेम होंगे, जो मैम ने भी बताए हैं आप लोगों को, क्योंकि जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसके निवारण सेम है, बट जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा अलग हो जाता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले जो योग दर्शन, योग की पहली रिटन बुक थी, उसमें जो पतंजलि योग सूत्र लिखे, उसके पहले चैप्टर का जो श्लोक था वो था योग चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब उसका अर्थ ये है कि चित्त मतलब मन में जो भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, आपके विकार, विचार, गंदगियां, उतार चढ़ाव, डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, मन आपका स्थिर नहीं रहता है, उसका समाधान, उसका निरोधन, उसका सल्यूशन या स्टिलनेस योग द्वारा ही संभव है। और जब हम योग बोलते हैं आज के टाइम में, हमें लगता है योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट जब हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, तब योग एक बहुत बड़ी पद्धति है जिसमें 8 अंग रहते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज का सिर्फ एक अंग है। बाकी सारे भी बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे इस चक्र में आप देख पा रहे हैं, अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम वो चीजें होती हैं जो हम अपने समाज के प्रति फॉलो करते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इस तरह की चीजें रहती हैं कि जब अगर समाज में हिंसा कम हो, लोग सत्य बोले, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने का लालच नहीं हो, चोरी ना करें, तो उस व्यक्ति में आप एक समाज, ऑटोमेटिकली समाज ऐसा हो जाता है जो एक बहुत प्रसन्न और स्वस्थ समाज हो। उसके बाद सेकंड आता है आपका नियम। नियम में भी 5 चीजें होती हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब खुद को साफ रखना, बट तीनों स्तर पर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। संतोषजनक रहना, जीवन में एक तपस्या करना। स्वाध्याय खुद का अध्ययन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन और खुद की समीक्षा करने को स्वाध्याय बोलते हैं। और ईश्वर प्रणिधान मतलब जीवन के इस सत्य को मानकर कि अपने जीवन की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, सक्सेस फेलियर, वो सब हम ईश्वर के ऊपर अगर सरेंडर कर देते हैं तो हम मेंटली काफी लाइट फील करते हैं। तो ये हो गए आपके यम नियम। उसके बाद आसन प्राणायाम आप लोग ऑलरेडी अभ्यास करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चारों स्टेजेस से आप अपने मन के ऊपर काम करने लगते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, ध्यान के ऊपर, और अपने जो आपके जो इंद्रियां हैं जो हमेशा बाहर आकर्षित रहती हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, इसने मुझको बुरा कहा, वही सेंस ऑर्गन्स हम अंदर के ओर ले जाते हैं, अपने इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंदरमुखी बनाते हैं, और वो प्रक्रिया हम मेडिटेशन से सीखते हैं। तो ये जो 8 अंग हैं, ये हमको ये बताते हैं कि योग कितना विकसित है। और अगर हम ये 8 अंग का अभ्यास करते हैं तो हम एक्चुअली अपने जीवन के पूरे हर एक अंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप लोगों का जब एक योग प्रोग्राम बन करके आपको मिलता है, उसमें हम सिर्फ आपको आसन प्राणायाम नहीं करा रहे हैं, जब आपको घर में करने के लिए प्रयोग बता रहे हैं, आपको मेडिटेशन करा रहे हैं, आपके आहार के ऊपर काम कर रहे हैं, कब सोना है, उठना है, कितना पानी पीना है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये पूरे अष्टांग अंग का इस्तेमाल करके, अष्टांग अंगों के ऊपर कार्य करके अपने आप को रोग मुक्त बना रहे हैं।
अब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा शरीर एक्चुअली 5 कोश में रहता है। ये साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम लोग और ये योग और नेचुरल साइंसेज में भी पढ़ते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि योग में कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ अपने जीवन में सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए। हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के ऊपर फोकस करिए। यही एक मेन डिफरेंस है मॉडर्न साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी के बीच में, जो बोलता है कि आपको होलिस्टिक चीज के ऊपर फोकस करना है। आप सिर्फ अपने जीवन में पॉजिटिव मत गिनिए, पॉजिटिव मत सोचिए, पॉजिटिव नहीं अपेक्षा रखिए, उसका अपना महत्व है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम सिर्फ पॉजिटिव या सकारात्मक चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो जीवन में हल्का सा भी अगर नकारात्मकता आ जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हम तुरंत डर के टूट जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता है कि अब हमें इस घटना का, इस समाधान, इस समस्या को क्या समाधान निकालना चाहिए, कैसे मैं इसको हैंडल करूं। इसलिए छोटे बच्चे आप देखते हैं आजकल न्यूज आता है आईआईटी आईएम में पढ़ रहे हैं, या कोई लोग बहुत बड़े बड़े पद में अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं, एक मतलब जीवन में एक पद में पहुंच चुके हैं और फिर भी वो मानसिक स्वास्थ्य की वजह से काफी बार वो सुइसाइड कमिट कर लेते हैं या अपने जीवन से को त्याग देते हैं अलग अलग माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब उनके जीवन में हल्का सा भी नकारात्मकता आता है वो अपने आप को इतने स्ट्रांग नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए कि योगी सिर्फ एक ही ऐसी विद्या है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों स्तरों पर एक साथ काम करती है। बाकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो सिर्फ आपके शरीर के ऊपर काम करेंगी, कोई होगा सिर्फ आपके मन के ऊपर काम करेगा। बट जब आप योग और ध्यान करते हैं वो आपके तीनों स्तरों पर काम करता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो उस तरह से योग के क्षेत्र में हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति का शरीर 5 कोश या 5 लेयर्स, कोश मतलब होता है लेयर्स, 5 परतों, 5 लेयर या 5 कोश से बना होता है। इसमें सबसे बाहर की लेयर होती है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब आपका शरीर जो अभी आप देख रहे हैं, जो अन्न से बना है। फिर मनोमय कोश जो आपका मन है। प्राणमय कोश जो आपके शरीर में प्राणवायु आ रही है, जा रही है, उस मिट्टी के शरीर को जीवन जिसने दिया है उसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। उसके बाद आपके उसमें एक विवेक डालना होता है। एक विवेक मतलब सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की क्षमता, एक बुद्धि डेवलप करनी पड़ती है, वो हो गया आपका मनोमय कोश। और मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश, कि आपके अंदर विजडम डेवलप हो, नॉलेज, ज्ञान डेवलप हो। तब जैसे ज्ञान कैसे डेवलप होता है, एक बच्चे को सिखाया जाता है या हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं कि एक बार प्रेस छूते हैं, प्रेस गर्म है तो बच्चा दोबारा कभी नहीं छुएगा। तो उसने अपने अंदर विज्ञान डेवलप किया है। और योग कहता है कि जब आप ये पांचों कोशों को भेदते हुए, भेदन करते हुए आप अंदर जाते हैं, तब आनंदमय कोश या अल्टीमेट हैप्पीनेस का आपको अनुभव होता है। तो आपका शरीर ये 5 कोश में होता है। अब ये चित्र मैंने यहाँ पे या ये विषय इस पे क्यों डाला है, क्योंकि जिस तैत्तरीय उपनिषद में ये कोश, पंचकोश के बारे में बोला गया है, उसी तैत्तरीय उपनिषद में कहा जाता है कि जो भी रोग का बीज है, बीमारी का बीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदि, वो हमेशा आपके मनोमय कोश में पहले जाकर स्थान लेती है। मतलब जो भी बीमारी का बीज है वो सबसे पहले मनोमय कोश में जा करके वहां पे, वहां की जो भूमि होती है, जो फर्टाइल भूमि, और मनोमय कोश की फर्टाइल भूमि क्या होती है, ओवर थिंकिंग। जो हम आवश्यकता से अधिक विचारों पे सोचते रहते हैं, वो उसको हवा, खाद, पानी का काम करता है। और जब वो बीज धीरे 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 बड़ा हो जाता है, तब वो एक बीमारी या रोग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं व्याधि, जो आपके अन्नमय कोश को इफेक्ट करती है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पहले कोई भी बीमारी, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे नेक में दर्द हो रहा है, अब कोई आदमी बोलेगा इसका तो मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना ही नहीं है। जब हमने प्रोग्राम योग केंद्र में भी सर्कुलेट किया लोगों को रजिस्टर करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इसलिए हम ये कार्यक्रम अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है मुझको। बट यहाँ हम मानसिक बीमारियों की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मन नहीं है, जिसको अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं चाहिए, या अगर जीवन में कोई एक मानसिक बीमारी है तो भी उसका समाधान नहीं चाहिए। तो जितनी भी बीमारियां हैं उसके बीज आपके मन में जाके उगते हैं और फिर शरीर को इफेक्ट करते हैं। तो जब हमारी रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आता है, बीपी बढ़ा आता है, शुगर बढ़ी आती है, तब हमको लगता है अरे ये कैसे हमें हो गया, हम तो बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे थे, मैं तो वॉक करता हूँ, मैं तो दौड़ता हूँ, मैं तो अच्छा खाता हूँ, मैं तो अच्छा सोता
सोता हूँ, बट अगर उसके पीछे आदमी तनाव ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है और लंबे समय से लेता जा रहा है, तो मनोमय कोश में वो बीज इतना बड़ा होता जा रहा है कि मनोमय कोश में वो बीज एक वृक्ष का स्वरूप ले रहा है, और जब वो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है तब हमारे सारी इंद्रियां जग जाती हैं कि अरे मुझे कैसे बीमारी हो गई। अब योग के दृष्टिकोण में अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि 5 ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में दुख के कारण को बढ़ाती हैं। सबसे 5 टाइप ऑफ क्लेश होते हैं जो अपने मन को आपको स्ट्रेस करते हैं। जैसे सबसे पहले अविद्या हो गया। अविद्या मतलब डिल्यूजन, कि आपको सचेत ज्ञान नहीं है, सही चीज का ज्ञान नहीं है आपको। अस्मिता मतलब ईगो, जैसे अभी मैम ने बोला कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है तो भी वो ये बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो उसको स्वीकारने नहीं देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करने देती है आपकी ईगो। और जब वो ईगो आपको बीच में आ जाती है तो आदमी अपने आप को भी नहीं देख पाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। राग मतलब होता है अटैचमेंट, किसी भी चीज से आवश्यकता से अधिक अटैचमेंट, आपको अपने जॉब से, आपको पैसे से, आपको अपने बच्चे से, अपने पार्टनर से, अपने घर में किसी व्यक्ति से, किसी से भी अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो भी हम मानसिक स्वास्थ्य में आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमेशा बाहर खींचता रहता है। द्वेष, द्वेष मतलब यहाँ पे सिर्फ द्वेष का मतलब ये नहीं कि किसी से ईर्ष्या करना, बट एक रिपल्शन करना कि नहीं अभी नहीं करना है, हर चीज में नहीं अभी नहीं करना है, एक रिपल्शन की भावना, द्वेष। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय, जो एक एज के बाद हर एक व्यक्ति को होने लगता है कि अब क्या होगा, या वो अपने लिए भी हो सकता है या अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है कि अरे मेरे मम्मी नहीं रहे तो क्या होगा, मेरे पापा नहीं रहे तो क्या होगा, मेरा पार्टनर नहीं रहा तो क्या होगा, मैं जल्दी मर गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तो वो अभिनिवेश जो है, मृत्यु का भय, उसके भी ऊपर हमें उठना है। वो ये जो पूरा है ये आपका योग और मेडिटेशन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से हम अपने अंदर जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अब जैसे सॉल्यूशंस के ऊपर अगर आते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई कि बीमारियां कैसे आती हैं, रोग कैसे आते हैं। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आप देखेंगे तो कॉमन सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें से कुछ चीजें जैसे हैं, जो पहला वाला है कि मन ही कारण है, मन ही समाधान है। मतलब माइंड ही आपकी बीमारी का, मानसिक स्वास्थ्य का कारण है, कॉज है, लेकिन सॉल्यूशन भी उसके भीतर ही है। इसलिए हम अपने मन को पीछे नहीं छोड़ सकते, हमें मन को अपने साथ, अपने हाथ में लेकर के आगे चलना है, और उसी मन जिससे दिक्कत और परेशानी हो रही है उसी से उसका समाधान निकालना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, दृष्टिकोण परिवर्तन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आज हम 12-15 लोग यहाँ मिल करके चर्चा कर रहे हैं, अब जो लोग यहाँ नहीं है, मान लीजिए आपके ऑफिस में आपके बॉस नहीं है, या घर में आपको कोई परेशान करता है, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो ये अपेक्षा रखना कि वो व्यक्ति चेंज हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको वाकई जीवन में आगे बढ़ना है, मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन लाना है, तो आपको अपना दृष्टिकोण, अपने लाइफ के प्रति, अपने सिचुएशंस के प्रति, अपने घटनाओं के प्रति आपको अपना दृष्टिकोण चेंज करना है, देखने का नजरिया आपको बदलना है कि आप कैसे उसको देख सकते हैं एक अलग दृष्टिकोण से। हर चीज को प्रॉब्लम नहीं मान के, हर चीज को समाधान नहीं करने की कोशिश करके, हर चीज से लड़ाई नहीं करके, जब हम उसको देखने का नजरिया चेंज कर देते हैं तो वो सब चीज हमें प्रॉब्लम नहीं लगती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी लगती है कि अच्छा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ये भी आके चली जाएगी। कुछ प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस, आज जब मैंने इस कार्यक्रम का परिचय किया और अब ऑलमोस्ट कार्यक्रम का जब हम अंत कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं स्वीकृति। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें कार्यक्रम नहीं करना, क्यों? क्योंकि मुझे कोई मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, वहां एक्सेप्टेंस की कमी है। अगर आप अपने आप को इस बात का स्वीकारते हैं और आप ओपनली इस बारे में बात करते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, या आप जैसे आप काउंसलर के पास जा रहे हैं या आप योग करने आ रहे हैं, वहां फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम लिख रहे हैं, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। बट जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, चाहे अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में, वहां एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ ये समस्या है। क्योंकि जब हम उसको स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस क्षण से, उस सेकंड से, उसके बाद से ही हम उसका समाधान निकालते हैं। और जब तक हम एक डिनायल मोड में रहते कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई समाधान निकालना संभव ही नहीं है।
उसके बाद कीपिंग योरसेल्फ बिजी, ये मैम ने ऑलरेडी बताया कि अपने आप को शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली दोनों अपने आप को बिजी रखना है। बहुत सारे लोग अपने आप को सिर्फ फिजिकली बिजी रखते हैं, जिम करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे। देखिए इस बात को समझिए, वो सिर्फ एस्केप करने का तरीका है कि हम अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, बट वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अंदर आप मन में अभी भी जूझ रहे हैं। तो आपको जो अपने आप को बिजी रखना है वो फिजिकली मेंटली दोनों रखना है। और मेंटली ये नहीं कि बहुत ज्यादा विचार और ओवर थिंकिंग में रखना है, किसी अच्छी चीज में अपने आप को बिजी रखना है। आपको ऑफ कोर्स रोज योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, वो भी एक तरीका है अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ करने का। और साथ में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब ऐसी गतिविधियां जिससे आपको सुकून मिलता है, मनोरंजन मिलता है। जैसे सुवर्णा मैम ने अभी आपको हॉबीज के बारे में बताया, यहाँ मैंने और लंबी लिस्ट है जिसमें मैंने लिखा है जैसे वॉकिंग, या आपको लिखना पसंद है तो आप डायरी लिखिए, रीडिंग करिए। पहले जमाने में लोग सत्संग करते थे। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि लाउड स्पीकर लगा करके भजन कीर्तन कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, मेरा मन इतना एकाग्र नहीं हो पा रहा है कि अकेले बैठ करके हम कोई पूजा करें या पाठ करें, एक कड़ी को कहीं से तोड़ते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं बाकी सारी कड़ियों के उसको प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन और सुखद होने लगता है। योग में देखिए हम कहते हैं समत्वम योग उच्चयते, ये गीता में भी लिखा है कि मन जब शांत हो, स्थिर हो, तब हम सर्वश्रेष्ठ योग की स्थिति में है। कितना अच्छा योग आसन कर पा रहे हैं, सर के बल खड़ा हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि योग में आत्मा, परमात्मा से कितना बेहतर आपका कनेक्शन है, और क्या शरीर, मन और आत्मा, मेरी जो बॉडी है और माइंड है, वो क्या एक ताल में चल रहा है। मैं योगा कर रहा हूँ बट मुझे किसी और चीज का स्ट्रेस हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ मुझे किसी और चीज का स्ट्रेस हो रहा है। मतलब हम जिस चीज में है अभी, हम वर्तमान में नहीं है। हम हमेशा, जैसे मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया आपको, कि तनाव ढूंढते जा रहे हैं, तनाव लेते जा रहे हैं, उसके आदी होते जा रहे हैं, और वो हमारे इतना हैबिट का पार्ट बन जाता है कि हमें उसको स्वीकारना मुश्किल हो जाता है और हम समत्वम को भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम योग और ध्यान का अभ्यास करेंगे तो हम सम की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हमारा मन भी शांत रहे, खुश रहे। बाहर की स्थिति परिस्थिति कैसी हो, वो आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है, बट कितनी जल्दी आप उस स्थिति से आपका उत्थान होकर के आप वापस नॉर्मल लाइफ जी पाए, या बाहर की चीजें, परिस्थिति जो छोटी छोटी हैं वो आपको इफेक्ट करना ही बंद कर दे। अगर कोई मेरे पे चिल्ला रहा है और मैं सोच लूं कि ये व्यक्ति खुद ही अपने जीवन में इतना परेशान है इसलिए चिल्ला रहा है, तो ये एक दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ। ऐसा जब मैंने बहुत बार दृष्टिकोण परिवर्तन कर दिया, तो वो कोई व्यक्ति जो मुझे बार बार परेशान करता है, एक दो बार आपने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मेरे से ऐसे मत बात किया करिए, मेरे को ऐसे मत करिए, फिर भी अगर वो करे जा रहे तो हम सोचेंगे ये व्यक्ति खुद ही परेशान है। तो कहीं दृष्टिकोण परिवर्तन काम आता है, कहीं योग मेडिटेशन काम आता है, कहीं आपका मनोरंजक एक्टिविटीज काम आती हैं। इसलिए अगर हम ऑलरेडी किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, या कोई ऐसी चीज है जैसे आजकल लोग बोलते हैं घबराहट रहती है, किस चीज की, कारण नहीं पता, दुख है किस चीज का, कारण नहीं पता, तो उस केस में हमें सारे ही समाधानों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उनको एक साथ अभ्यास करते हुए हम एक स्वस्थ, प्रसन्न और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब अगर क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो आप अपना माइक खोल के भी बता सकते हैं, या चैट बॉक्स की सुविधा है, आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके भेज सकते हैं। दोनों में से किसी के लिए भी प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। कुछ भी हो पूछ लीजिए, आप चैट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग उसमें से भी पढ़ के। हाँ, चैट बॉक्स में हम लोग पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, इफ समवन यू न्यू टॉक्ड अबाउट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज विद यू, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड विदाउट हर्टिंग देम। अगर किसी ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात किया है तो आप उनसे उनके कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बिना उनको दुख पहुंचाए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सुवर्णा मैम ही बेहतर दे पाएंगी। आवाज आ रही है मेरी आपके पास सुवर्णा मैम?
आवाज आ रही है आपके पास? क्या आप सुन पा रही है सुवर्णा मैम? आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है तो जी, पहला बताएं। क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपसे डिस्कस करता है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बिना उनको हर्ट किए? तो मैं जो समझ पा रही हूँ कि आप काउंसलर की बात कर रहे हैं कि क्या मैं काउंसलर अगर हूँ तो मेरे को कोई नहीं, व्यक्ति नॉर्मली जैसे घर में या बच्चा या कोई फैमिली मेंबर कुछ शेयर करता है तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करें कि उनको हर्ट भी ना हो, नीचे भी नहीं लगे कि उनको हम नीचा दिखा रहे हैं और उनको कुछ हेल्प भी कर पाए। ओके। तो देखिए क्या अमूमन हम गलती क्या करते हैं, हम सबको बहुत जल्दी होती है सुनाने की, सुनने की नहीं। पॉइंट 1, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति हमसे कहता है हमें ये दिक्कत है तो हमारे पास सॉल्यूशन तुरंत रेडी रहता है। हम एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं उसे। तो हमें सॉल्यूशन नहीं देना है क्योंकि हर किसी की परिस्थिति, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका मानसिक थ्रेशोल्ड अलग है। आप उसके लिए एक बहुत बड़ा सहायक का काम कर सकते हैं अगर आप खाली उसको सुन लें कि वो कहना क्या चाह रहा है। और यही गलती हम कई बार अपने बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ ये करते हैं कि हम सुनना नहीं चाहते हैं। पहले हम उनकी पूरी बात सुने। यहाँ पे बात हुई, सौमिल जी ने भी एक पर्सपेक्टिव की बात करी, एक दृष्टिकोण की बात करी। एक ही सिचुएशन को बहुत दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात है। लेकिन इसको हम मानते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है एक दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम जैसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारे सामने भी व्यक्ति उसी तरीके से सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। तो कोई चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगले के लिए हो सकता है बिल्कुल ना हो, मॉरली भी डिफरेंट हो सकती है। तो जो सबसे बड़ा काम आप कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में, वो ये है कि उसकी पूरी बात को पहले सुने, पूरा अपना ध्यान दे के, ना केवल सुने, पूरा ध्यान दें कि वो कहना क्या चाह रहा है। हो सके तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप इन अ पोलाइट वे कि तुम इससे क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हें क्या दुख हो रहा है, तुम्हें क्या चीज मेन परेशान कर रही है, क्या वो इवेंट, क्या वो व्यक्ति, या तुम्हारी खुद की कोई तुम्हें कमी लग रही है। तो उसको सोचें और उससे बात करें, उसको सुने और उसमें रिस्पॉन्ड, कोई प्रतिक्रिया या कोई सोल्यूशन देने का पहले प्रयास ना करें। अगर वो आपसे मांगता है कोई ओपिनियन, कोई सोल्यूशन, कोई सजेशन, तो अपने आप को उसके शूज में रख के, उसके परिवेश में रख के आप उसको एक कोई उचित सजेशन दे सकते हैं और साथ में एक ओपन एंड भी दे सकते हैं कि तुम्हें ठीक लगता है तो तुम मानो। उसकी जिद ना करें कि वही मानना है। आई होप मैं आपके क्वेश्चन को आंसर दे पाई हूँ। क्या यही पूछना चाह रहे हैं? ओके। हेलो मैम, हेलो। ममता बोल रही हूँ मैं। ये हाँ क्वेश्चन मैंने पूछा था। जी जी, Yeah, nice answer. I am totally agreeing. थैंक यू। But see, why I am asking this? First of all, let me introduce myself. I have also done the diploma in mental health. और थोड़ा सा ऑब्जर्विंग पर्सनालिटी भी है। सो आई हैव बीन ऑब्जर्व्ड कि लोग जैसे हमारे आसपास होते भी हैं, वेदर इन कॉर्पोरेट और फैमिलीज में भी, हम जैसे डे टू डे लोगों से बात भी कर रहे होते हैं और हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का पर्सपेक्टिव राइट ऑन द पाथ ना होकर के थोड़ा बहुत इधर उधर है। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत अग्रेसिव हैं और वो जिद्दी टाइप्स के हैं और अपनी बात नहीं समझ रहे हैं, बट सामने वाला समझाना भी चाहता है। आपका वो सेंटेंस सही है कि ठीक है, हम ऑप्शन दे रहे हैं, हो सकता है तुम ट्राई कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, या हम किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन पे भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। व्हाई? दे थिंक कि ओके, हमको इस चीज़ में ट्रैप किया जा रहा है, या आप हमें ये बता रहे हैं कि अच्छा हम इस चीज़ से ग्रसित हैं, आई एम गोइंग थ्रू सम मेंटल काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, बच्चों को भी या किसी को भी कैसे सोल्यूशन दिया जाए। और फिर वो हम या कोई भी क्या करते हैं, जाने दो, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, ये ऐसा ही है। और वो धीरे धीरे कोई भी माइन्यूट चेंजेस ना होकर के उसके अग्रेशन में
बढ़ोतरी ही होती जाती है, और इन द एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन हम क्या कहते हैं कि ओ ये तो बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी है, दो वी ट्राइड। तो ऐसी जगह पे हमें भी पता है कि घर वालों को भी पता होता है, बाहर वालों को भी पता होता है, कोलीग्स में भी पता होता है, जितने जो भी ऐसे लोग होते हैं, बट सोल्यूशन नहीं दे सकते। जस्ट वन क्वेश्चन दैट ना कि वो ऑफेंड हो जाएगा, और उसकी वजह से सराउंडिंग्स में सब सफ़र करते हैं। तो ये मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को सोच रही हूँ कि ये कैसे इसको सोल्यूशन दिया जाए। जी ममता जी, मैं समझ रही हूँ। देखिए, इसमें 2 या 3 स्टेप्स में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने खुद मेंटल हेल्थ में किया हुआ है। तो देखिए, मेंटल हेल्थ में जब हम करते हैं तो मैं साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन नहीं कह रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से बहुत अलग नहीं समझती हूँ। तो जो स्पिरिचुअलिटी है और साइकोलॉजी है हमारे वेदास में पूरी साइकोलॉजी भरी पड़ी हुई है। वो ये कहता है कि हम एक सोल हैं, हम आए हैं, हमें ग्रो करना है और हमें अपने पे फोकस करना है। अगर आपने अपना भी जो क्वेश्चन अभी किया, अगर आपने सुना हो, तो उसमें मेजरली फोकस दूसरे के बिहेवियर पे है, ना कि हमारे रिस्पॉन्स पे है। दूसरी चीज, अगर आप उसको आपके पर्सपेक्टिव से, अगेन हम इस पर्सपेक्टिव की बात करेंगे कि सही है या गलत है, वो तो जब हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन पता चलेगी तो ही हम बता सकते हैं अगर उसकी डिग्री ज्यादा है कि कम है, या सही है या गलत है। हम जजमेंट में चले जा रहे हैं उसको। और तीसरी बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अगर आप अपने घर में ही कुछ काउंसलिंग करने की कोशिश कर रही हैं तो वो संभव नहीं होता, क्योंकि घर में बहुत सारी और बायसनेस और बहुत सारी और चीजें, परसेप्शन लोगों के बारे में हमारे पे पहले से जुड़ा होता है। तो अगर ये चीज बहुत बढ़ गई है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करें, तो इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प मैम लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं 1-to-1 बेसिस पे। क्योंकि हमें ये समझना, आपने देखा होगा मेरी स्लाइड्स में मैंने ये भी बोला कि जैसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सिम्टम्स होती हैं किसी बड़ी समस्या की। आप क्योंकि साइकोलॉजी की रही हैं तो मैं आपको बताऊं, फ्रूइड का भी अगर आपने देखा हो कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस में जैसे वो जो आपको आइसबर्ग दिखाया गया था, उसी तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे तह पे होते हैं, सॉरी ऊपर तह पे होते हैं, नीचे तह में समस्या होती है। तो अग्रेशन हो सकता है वो किसी सिम्टम की वजह से है, हो सकता है पर्सनालिटी में कुछ दिक्कत आ गई है इस वजह से हो सकता है, स्ट्रेस कोपिंग नहीं हो पा रहा है इस वजह से हो सकता है। तो वो समझना थोड़ा जरूरी है। उसके लिए जब आप ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो अभी अगर आप लेमैन अभी कोई सोल्यूशन चाहें तो उसमें मैं यही कहूंगी, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो प्लीज ऑब्जर्व करिए और अपने माइंड में कहीं नोट करिए कि ये जो अग्रेशन आ रहा है क्या वो किसी वजह से आ रहा है। जैसे मैं किसी एक मेरे क्लाइंट की बात आपको एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। एक सज्जन ही थे, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज था, तो कुछ भी होता था या कुछ भी उनके मन का नहीं होता था, वो गुस्से में ही आता था, वो अग्रेशन में ही आता था। तो लगने क्या लगा था कि ये आदमी हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, इसको गुस्सा ही आता है, इज अग्रेसिव पर्सनालिटी। लेबल करने में कुछ नहीं जाता ना, वी क्विकली गो फॉर लेबलिंग, बट एक्चुअली समस्या उसकी अपने हेल्थ की थी जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि मुझे दिक्कत है, मुझे परेशानी है, मुझे इस समय मत बात करो, बट ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ ताकि आप समझ पाए, क्योंकि हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं इस वजह से। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि आप समझने की कोशिश करें कि क्या किस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या ये पर्सनालिटी का ही पार्ट है या ये कोई सिचुएशन है जो, या वो अपने इमोशन समझ नहीं पा रहे, और अपनी ग्रोथ, अपनी जर्नी आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं उस पर फोकस करिए। वो अगर अग्रेसिव इंसान हैं तो यस आपको लेट गो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ थ्रेशोल्ड जो आपने कहा वो बढ़ता ही जाता है, तो उसके लिए आई वुड से कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, समझिए उस चीज को अगर वो चीजें बढ़ रही हैं तो। ठीक है मैम, आई होप मैं कुछ आपको एडवाइस कर पाई हूँ आपके अकॉर्डिंग। यस मैम, थैंक यू।
थैंक यू सो या मच। एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे ममता जी के लिए, जो मैम ने कहा है उससे रिलेटेड एक छोटा पॉइंट और है कि जब हम ये देखते हैं कि किसी में अग्रेशन बढ़ता जा रहा है, और जैसे आप बता रही हैं चाहे वो नॉर्मल पेशेंट हो या फैमिली मेंबर्स का, तो मैम ने क्लियर कर दिया कि जान पहचान के लोगों को काउंसलिंग करने का नहीं प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम होता है, अगले को लगता है बायस्ड है इसलिए ये हमको ऐसे बोल रहे हैं। तो अब जान पहचान वाले व्यक्ति को तो करना ही नहीं है। बट एक और पॉइंट जो ऐड करना है कि जब इस लेवल का अग्रेशन हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करना पड़ता है। अगर आप चाहें वो व्यक्ति ओवरनाइट 1 हफ्ते में 15 दिन में चेंज हो जाए तो संभव नहीं है। हमारे पास भी जैसे काउंसलिंग के लिए मेडिटेशन के लिए लोग आते हैं, तो जब जहाँ अग्रेशन रहता है, मान लो कोई अपने बच्चे को लेके आ रहा है या हस्बैंड को लेके आ रहा है या वाइफ को लेके आ रहा है, उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप उस व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम योगा करो, तुम काउंसलर के पास जाओ, तुम मेडिटेशन करो। जब तक वो उसके अंदर से नहीं आएगा वो व्यक्ति नहीं करेगा। तो इस लेवल ऑफ अग्रेशन की जहां अगर आपको काउंसलिंग या प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, वहां तो आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए व्यक्ति अगर वायलेंट है या मारपीट करता है या इस तरह की चीजें। बट अगर नॉर्मल अग्रेशन है जहां वो सिर्फ बहुत ज्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा है, तो भी आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करना पड़ेगा। आपको धीरे 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 बहुत सटल चेंजेस लाने हैं, छोटे छोटे। फिर एक दिन उस व्यक्ति को लगे, जैसे मान लीजिए आपको उसको योग कराना है या मेडिटेशन कराना है या काउंसलर के क्लास ले जाना है, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि चलो तुम्हें ये करने जाना है, वो और अग्रेसिव हो जाएगा। उसको आपको सिर्फ ये बताना है कि योग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या मैं जाती हूँ, या मेरे जानने वाली एक हैं सुवर्णा शर्मा, वो करती हैं, चलो तुम एक दिन सिर्फ मिल ही लो, मिल के देख लो। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ते हैं, तो उस केस में अग्रेशन के पेशेंट्स में हमने देखा है कि ज्यादा रिस्पॉन्स बेहतर होता है और इजी होता है अप्रोच करना, अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप स्लो अप्रोच इस्तेमाल करें और रैपिड चेंज। और इसमें 1 महीना भी लग सकता है, मतलब उस व्यक्ति को प्रोफेशनल तक ले जाने के लिए, उस व्यक्ति को योगा ज्वाइन कराने के लिए 6 महीने का भी टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेट उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। टाइम लगेगा, और अगर हम सब उसके ऊपर थोपना चाहेंगे तो जो व्यक्ति ऑलरेडी अग्रेसिव होगा वो और अग्रेसिव हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करिए, बाकी सारे पॉइंट्स के साथ जो मैम ने बताए हैं। बाकी एक क्वेश्चन है कि कौन सा योग ज्यादा इफेक्टिव है मेंटल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए योग देख लिए डिफरेंशिएट नहीं होता है, क्योंकि योग पूरे शरीर को एक मानता है। वो योग शरीर मन को अलग अलग नहीं मानता है, और योग आपके बॉडी को अलग अलग नहीं मानता कि आंखों के लिए ये, पैर के लिए ये। हालांकि आजकल लोग करते हैं, जैसे मेरे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं कि फेस योगा करा दीजिए, सिर्फ आंखों के लिए 4 एक्सरसाइज करा दीजिए, इसमें पेट की एक्सरसाइज नहीं है, या मुझको हाथों क्यों क्यों करा रहे हैं, मुझे हाथों की कोई समस्या नहीं है। बट वो भूल जाते हैं कि आपका शरीर तो अंदर से पूरा कनेक्टेड है। भगवान ने तो शरीर ऐसा डिवाइडेड नहीं बनाया कि ये पजल आंखों का, ये पजल हाथों का, ये पजल डायबिटीज का, ऐसा तो है नहीं। तो हम जब पूरे सिस्टम के ऊपर, होलिस्टिक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, शरीर और मन के ऊपर एक साथ काम करते हैं, तब आपके रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दें, सिर्फ जिज्ञासा के लिए, क्योंकि अगर आप पूछ रहे हैं कि योग में कौन सा ज्यादा बेहतर है, कौन सा किस लिए है, तो वैसे योग के शास्त्रों में हम लोग देखते हैं कि जितनी भी मुद्राएं हैं अलग अलग, जैसे आप शांभवी मुद्रा करते हैं, षणमुखी मुद्रा करते हैं, मेडिटेशन है, तो मुद्रा और मेडिटेशन ये सब ज्यादा फायदा करते हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स में। तो अगर आपको कोई मेंटल टेंशन की प्रॉब्लम है, अपने चार्ट में देखेंगे कि बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस, काल भैरव आसन, शांभवी मुद्रा, ये सब चीजें पड़ी होंगी जो आपके मन के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव कर रही हैं। बट जैसे हम दोनों के लेक्चर्स में ही था कि आप सिर्फ शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं या सिर्फ मन के ऊपर काम कर रहे हैं, जब तक आप दोनों के ऊपर एक साथ नहीं काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। बीज आ रहा है मन में, रोग आ रहा है शरीर में, तो सब इंटरकनेक्टेड है। बट बहुत सारी विभाजित एक्सरसाइजेज हैं जो सिर्फ मन के ऊपर काम करती हैं, और वैसे ही बहुत सारी विभाजित एक्सरसाइज हैं जो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से चर्चा तो हम लोगों का खूब अच्छा चल रही है, बट आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे आज शाम के लिए, वो सुवर्णा मैम को डायरेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि इज न्यूक्लियर फैमिली मोर इफेक्टेड इन मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये एक चॉइस की बात है और आपके कुछ सर्कमस्टांसेस की बात है कि आप
जॉइंट में रहना चाहते हैं या न्यूक्लियर में, ये आपकी प्योर चॉइस की बात है कि आप क्या चाहते हैं, किस लेवल का इंडिपेंडेंस चाहते हैं, किस लेवल का सपोर्ट चाहते हैं। लेकिन जो मैंने एक आपसे बात कही कि हम लोग ह्यूमन हैं, हमें ह्यूमंस चाहिए, हम एज अ ह्यूमन हम कम्युनिटीज़ में रहना चाहते हैं, हम अपने कम्युनिटी बनाते हैं। आप अगर जानवर भी देखिए, जो इंसान है तो वो अपने हर्ड में रहना चाहते हैं, अपने कम्युनिटी में रहना चाहते हैं। तो जितना सपोर्टेड फील करेगा एक ह्यूमन बीइंग, उतना उसका जो एक मेंटल हेल्थ है वो बेटर होगा, क्योंकि वो सपोर्टेड सिक्योर फील करेगा। और जितना वो अपने आप को अलग करता जाएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया में, लाइक्स बहुत सारे हैं लेकिन वैसे दुनिया में लोग कितने अकेले होते जा रहे हैं। जापान में तो एक पूरी मिनिस्ट्री आ गई है लोनलीनेस के ऊपर काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल अपना आपका पर्सनल चॉइस है कि आप न्यूक्लियर में रहें या जॉइंट में रहें, आप किस लेवल की फ्रीडम चाह रहे हैं या किस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए अपने एल्डर्स का या अपने छोटे का। लेकिन ये है कि इतना बस मैं कहना चाहूंगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कम्युनिटी में रहने की आदत है, हमें लोगों की ज़रूरत है और लोगों को हमारी ज़रूरत है। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, हम अपने आप को सारे ह्यूमन से डिटैच करके नहीं रख सकते, हमें कोई तो चाहिए, अदरवाइज हम लोनली फील करेंगे, हम डिसकनेक्टेड फील करेंगे, हम इनसिक्योर फील करेंगे। तो ये मेरा जवाब आपके लिए है। बाकी चॉइस अपनी होती है, न्यूक्लियर या जॉइंट, देयर इज नो राइट आंसर फॉर इट। आई होप मैं आंसर दे पाई जिसका भी ये प्रश्न हाँ मैम, था। आपने दे दिया। इसमें एक छोटा पॉइंट हम भी ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे मैम ने कहा कि कोई राइट आंसर रॉन्ग आंसर इसका नहीं है, डिपेंड करता है जॉइंट फैमिली कैसी है और डिपेंड करता है न्यूक्लियर फैमिली कैसी है। और जैसे हमने पूरे दोनों लेक्चर्स में देखा कि मानसिक प्रॉब्लम सिर्फ बाहर से नहीं आ रही है, वो अंदर से भी आ रही है। जैसे हमने अपने सोल्यूशन बताया था कि मन की जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो मन के अंदर ही है, उसी के अंदर से जाके उसका सोल्यूशन निकाल के आना पड़ेगा हम लोगों को बाहर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी में मैंने एम्फसाइज किया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आप किस तरीके का सपोर्ट चाह रहे हैं, आप किस तरीके का इंडिपेंडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप समझा पा रहे हैं बाकी लोगों को तो जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है, वो सपोर्टिव है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी विचारधारा आपसे बिल्कुल ही अलग है, तो आपको वो ही चीज नहीं अच्छी लगेगी। इसी चीज को सोमल जी ने भी बोला, इसी चीज को भी मैं कह रही हूँ कि ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा। खुद को जानने के लिए मन को शांत करना होगा, और मन को शांत करने के लिए शरीर को अच्छा करना होगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योग परिवार के ओर से, अक्षयम फाउंडेशन, सुवर्णा शर्मा मैम का, आप सारे मेंबर्स का जो जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं हम लोग ऐसे ही और सेशंस अलग अलग विषय पे कर पाएं, और कभी कभी हम लोग कुछ वीकेंड्स पे मिल करके नए नए विषयों के ऊपर डिस्कशन कर पाएं। तो ये भी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, ये भी एक सेफ स्पेस है। मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए हम लोग आपस में खुल करके ऐसी चीजों के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं जो हम शायद वैसे ना कर पाए, घर पे, परिवार पे या अपने ऑफिस के लोगों से ऐसी चर्चा ना कर पाए। सब लाइक माइंडेड लोग हैं यहाँ पे, एक ही विषय से सब संबंध